स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे और अच्छे से अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। अपनी पढ़ाई पर फोकस कीजिएगा क्योंकि यही 2 साल आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और आपके फिजिक्स की किसी भी प्रॉब्लम के लिए मैं जूही चौधरी हमेशा आपके साथ हूँ। आप हमेशा मुझसे किसी भी वक्त अपनी प्रॉब्लम पूछ सकते हैं। आज हम फिजिक्स की एक नई प्रॉब्लम के साथ आए हैं जिसके लिए हम पढ़ने वाले हैं लॉज ऑफ मोशन। हम पढ़ेंगे चैप्टर लॉज ऑफ मोशन। आप जब किसी बस में बैठे हुए होते हैं तो क्या होता है, अचानक से अगर बस चलने लगती है तो आपको पीछे की तरफ धक्का लगता है, या फिर आपकी बस चल रही है और अचानक उसमें ब्रेक लगता है तो आपको क्या लगता है, आप आगे की तरफ गिर जाते हैं। क्या आपने कभी सोचा इसका रीज़न क्या होता है? चलो इसका रीज़न मैं आज आपको बताती हूँ। उसे बताने के लिए हम पढ़ेंगे फिजिक्स की वो ब्रांच जहाँ पे हम मोशन के रीजन को स्टडी करते हैं। काइनेमेटिक्स पढ़ी थी आपने मेरे साथ। काइनेमेटिक्स में हमने क्या पढ़ा था? काइनेमेटिक्स में हमने ये पढ़ा था कि ऑब्जेक्ट की पोजीशन चेंज होती है, उस मोशन को पढ़ा था। यानी कि अगर इनिशियली कोई ऑब्जेक्ट यहाँ है तो उसकी वेलोसिटी u होगी और थोड़ी देर बाद उसकी वेलोसिटी v हो जाती है जब वो अपनी दूसरी स्टेट पर पहुंच जाती है। हमने उसका रीजन को क्या बोला था कि हम डायनामिक्स में पढ़ेंगे, तो उसे ही पढ़ने के लिए आज हम यहाँ हैं कि व्हाई द स्टेट ऑफ एनी ऑब्जेक्ट चेंजेस। क्या है वो रीजन जिसकी वजह से हमारी ऑब्जेक्ट की स्टेट चेंज हो जाती है। तो डायनामिक्स क्या है? ब्रांच ऑफ फिजिक्स इन विच वी स्टडी द रीजन ऑफ स्टेट चेंज और पोजीशन चेंज। स्टेट चेंज या फिर पोजीशन चेंज, ठीक है। तो हमारी वीडियो के आज जो मेनली टॉपिक्स होने वाले हैं वो होने वाले हैं फोर्स, इनर्शिया एंड न्यूटन लॉज ऑफ मोशन। हम सिर्फ फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन आज स्टडी करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम अपने टॉपिक फोर्स के साथ स्टार्ट करते हैं, ठीक है। फोर्स क्या होता है? किसी भी ऑब्जेक्ट की स्टेट को चेंज करने के लिए हमें क्या करना पड़ता है? अगर मेरे पास ये मार्कर है तो मैं क्या करूंगी, ये यहाँ पर है, मुझे इसकी स्टेट को चेंज करना है। तो आप बताओ क्या करना होगा इसकी स्टेट को चेंज करने के लिए? क्या करना होगा? मुझे इसको ऊपर की तरफ ऐसे थ्रो करना होगा, ठीक है, या फिर इसको ऐसे नीचे छोड़ना होगा। सिंपल बात है, मुझे इस पर एक एक्सटर्नल एफर्ट अप्लाई करना पड़ेगा जिससे इसकी स्टेट चेंज हो जाएगी, ठीक है। तो जो मैं एक्सटर्नल एफर्ट इस मार्कर को दे रही हूँ इसकी स्टेट चेंज करने के लिए, इसी एक्सटर्नल एफर्ट को हम फोर्स बोलते हैं। व्हाट इज फोर्स? फोर्स इज एन एक्सटर्नल पुश और पुल टू गिवन टू ऑब्जेक्ट टू चेंज इस स्टेट। किसी भी ऑब्जेक्ट की स्टेट को चेंज करने के लिए जो हम उस पर एक्सटर्नल एफर्ट अप्लाई करते हैं उसी को हम क्या बोलते हैं? फोर्स बोलते हैं। इस मार्कर की जो स्टेट चेंज करने के लिए मैंने इस पर एक्सटर्नल फोर्स लगाया अपने हैंड की हेल्प से और ये इस तरह से ऊपर चला गया, या फिर ये मार्कर इस पे ये कैप है और मैंने इसको हटाने के लिए इस तरह से फोर्स अप्लाई किया तो ये हट गई। अगर मैं इस पर फोर्स ही नहीं लगाऊंगी कोई भी एक्सटर्नल तो ये कैप रिमूव ही नहीं होगी, ठीक है। नेक्स्ट आता है टाइप ऑफ फोर्स। फोर्स हमारे 2 तरह के हो सकते हैं। कौन कौन से? कॉन्टैक्ट फोर्स एंड नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स। सबसे पहले हम बात करते हैं कॉन्टैक्ट फोर्स की, ठीक है, और उसके बाद बात करेंगे हम नॉन कॉन्टैक्ट। जैसे कि आप नाम से ही समझ सकते हैं कॉन्टैक्ट फोर्स। कॉन्टैक्ट फोर्स क्या होता है? जब हमें किसी ऑब्जेक्ट की स्टेट को चेंज करने के लिए उसको टच करना पड़ता है, 2 ऑब्जेक्ट एक दूसरे को टच करती हैं और ऑब्जेक्ट की स्टेट चेंज हो जाती है, तो इस तरह के हम फोर्स को क्या बोलते हैं? कॉन्टैक्ट फोर्स बोलते हैं। जैसे कि इस मार्कर की मुझे कैप को रिमूव करना है तो मुझे अपने हैंड से इस पर फोर्स लगाना होगा और जैसे ही मैं अपने हैंड से फोर्स लगाऊंगी क्या होगा? रिमूव हो जाएगी। तो इस तरह का फोर्स क्या होगा? कॉन्टैक्ट। क्योंकि मैंने अपने हैंड, जो मेरा हैंड ये एक ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट 2 जो एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई कर रही है, तो इसने क्या किया? ऑब्जेक्ट 2 ने ऑब्जेक्ट 1 यानी मार्कर की कैप को टच किया है, कॉन्टैक्ट में है इसके, तभी ये रिमूव हो पाई है। तो इस तरह के फोर्स को व्हेन द ऑब्जेक्ट टच टू ईच अदर इज नोन एज द कॉन्टैक्ट फोर्स। एंड नाउ व्हाट इज नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स? नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स क्या होता है? जब हमारी एक ऑब्जेक्ट पर दूसरी ऑब्जेक्ट की प्रेजेंस से ही इफेक्ट पड़ जाता है उसकी पोजीशन पर, उसकी प्रेजेंस से ही उसकी पोजीशन चेंज हो जाती है, तो उस तरह के फोर्स को हम नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स बोलते हैं। जैसे कि आपने फ्री फॉल ऑफ एन ऑब्जेक्ट पढ़ा था ना, अगर आपने उसको नहीं पढ़ा है और आप उसको डिटेल में स्टडी करना चाहते हैं तो आप मेरे यूट्यूब चैनल फिजिक्स की दुनिया बाय जूही चौधरी पर जाकर उसको देख सकते हैं। आपको पूरा वीडियो मिलेगा फ्री फॉल के लिए। वहाँ पे हमने क्या पढ़ा था? जब ऑब्जेक्ट हमारी अपवर्ड होती है सबसे ऊपर, जब नीचे से ऊपर जाती है तो वो वहां जाके रुक जाती है। एक्चुअल में होना क्या चाहिए था? जब ये ऊपर जा रही है तो ये ऊपर निकल जाती, बट ऐसा नहीं होता है। ऑब्जेक्ट एक मैक्सिमम हाइट तक जाती है और उसके बाद वापस नीचे आ जाती है। क्यों? क्योंकि जो अर्थ का जो ग्रेविटेशनल फोर्स है ना
वो बहुत ज़्यादा पावरफुल है। अर्थ के पास अपना ग्रेविटेशनल फोर्स होता है, तो अर्थ क्या कर रही है, इस ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से हर ऑब्जेक्ट को अपनी तरफ खींच रही है, क्या कर रही है, अपनी तरफ पुल कर रही है। अगर ये फोर्स ना होता तो ये निकल जाती है आसानी से, बट नहीं निकल पाती है क्योंकि अर्थ की ग्रेविटी इसको खींच रही होती है, अपनी तरफ पुल कर रही होती है। तो हम क्या देख रहे हैं, अर्थ और जो अबोव द अर्थ सरफेस हमारी जितनी भी ऑब्जेक्ट है वो एक दूसरे के कांटेक्ट में तो है नहीं, लेकिन फिर भी अर्थ इस ऑब्जेक्ट की स्टेट को चेंज करने में हेल्प कर रही है, इसकी स्टेट को अफेक्ट कर रही है, इसकी पोजीशन को अफेक्ट कर रही है। तो इस तरह के फोर्सेस को हम क्या बोलते हैं, नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स। इसका एक बहुत अच्छा एग्जांपल और भी आप मुझे बता सकते हैं, अगर आपको पता है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा, ठीक है। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। इसके बाद हमारा क्वेश्चन ये आता है कि ऑब्जेक्ट की स्टेट तो हमें चेंज करनी है, ठीक है। अब क्वेश्चन ये है कि अलग अलग ऑब्जेक्ट को स्टेट चेंज करने के लिए हमें उस पर अलग अलग एक्सटर्नल फोर्स क्यों अप्लाई करना पड़ता है, एक्सटर्नल एफर्ट क्यों अप्लाई करना पड़ता है। भाई देखो, अगर आपकी ऑब्जेक्ट बड़ी है तो आप उस पर अलग फोर्स अप्लाई करेंगे, छोटी ऑब्जेक्ट तो अलग अप्लाई करेंगे। जैसे कि हमारे पास ये डस्टर और मार्कर है, थ्रो करूंगी तो ये यहाँ तक जाएगा, बट इसी फोर्स के साथ अगर मैं इसको थ्रो करती हूँ तो ये थोड़ा ऊपर चला जाएगा। तो इसका क्या रीजन है कि हमें हर ऑब्जेक्ट की स्टेट को चेंज करने के लिए अलग अलग फोर्स अप्लाई करना पड़ रहा है, एक्सटर्नल एफर्ट अप्लाई करना पड़ रहा है। इसका जो रीजन होता है ना, ये हमारी ऑब्जेक्ट की एक इंटरनल प्रॉपर्टी होती है। क्या होती है ऑब्जेक्ट की इंटरनल प्रॉपर्टी, यानी हमारी ऑब्जेक्ट, हर ऑब्जेक्ट के अंदर कुछ ना कुछ ऐसी प्रॉपर्टी है जिसकी वजह से वो अपनी स्टेट को चेंज करने के लिए अलग अलग फोर्स की जरूरत पड़ रही है उसको, और उस इंटरनल प्रॉपर्टी को हम बोलते हैं इनर्शिया ऑफ एनी ऑब्जेक्ट। क्या बोलते हैं, इनर्शिया। तो इनर्शिया क्या है, इनर्शिया इज एन इंटरनल प्रॉपर्टी ऑफ एनी ऑब्जेक्ट विच रेजिस्ट द चेंज इन द स्टेट चेंज, ठीक है। तो इस ऑब्जेक्ट को अगर मुझे थ्रो कराना है इस तरह से, तो हमने क्या समझा कि किसी भी ऑब्जेक्ट की स्टेट को चेंज करने के लिए, पोजीशन को चेंज करने के लिए हमें उस पर एक्सटर्नल एफर्ट अप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है। बट क्वेश्चन मेरे दिमाग में यहाँ पे एक आ रहा है कि हमें हर ऑब्जेक्ट की स्टेट को चेंज करने के लिए सेम फोर्स अप्लाई करना पड़ता है या अलग अलग। इसका आंसर तो आपके पास भी होगा, आप बताओ क्या है इसका आंसर। इसका आंसर क्या है, डिफरेंट, ठीक है भाई। एक बॉक्स, एक छोटा सा बॉक्स और एक अगर आप कार, दोनों पर ही फोर्स अप्लाई करोगे, उसको पुश करने की कोशिश करोगे, तो आपको पता है कार को ज्यादा फोर्स की जरूरत पड़ेगी कंपेयर टू स्मॉल प्लास्टिक बॉक्स के मुकाबले। ये बात आपको पता है, सिंपल लॉजिकल सी। लेकिन क्वेश्चन ये है कि ऐसा क्यों होता है, हर ऑब्जेक्ट को स्टेट को चेंज करने के लिए अलग अलग फोर्स की जरूरत क्यों होती है। यानी कि उस ऑब्जेक्ट में इंटरनली तो कुछ ऐसा है जो उस ऑब्जेक्ट को रोक रहा है, जिसकी वजह से हमें उसको पुश करने के लिए या फिर उसको पुल करने के लिए हमें उस पर ज्यादा फोर्स अप्लाई करना पड़ेगा। तो जितना ज्यादा उस ऑब्जेक्ट के अंदर कुछ ऐसा होगा जो उसको रोकेगा, उतना ही ज्यादा हमें फोर्स अप्लाई करना पड़ेगा, और जितना कम होगा कुछ ऐसे जो उसको रोक रहा है, हमें उसको उतना ही कम फोर्स अप्लाई करना पड़ेगा। तो ये एक प्रॉपर्टी है ऑब्जेक्ट की, इसको हम क्या बोलते हैं, इंटरनल प्रॉपर्टी ऑफ एनी ऑब्जेक्ट विच रेजिस्ट द चेंज ऑफ स्टेट। किसी भी ऑब्जेक्ट की एक इंटरनल प्रॉपर्टी जो उसके चेंज को रेजिस्ट करती है। हर ऑब्जेक्ट चाहती है अपनी उसी स्टेट में रहे, उसको चेंज ना करे। यानी अगर ऑब्जेक्ट रेस्ट में है, ये मार्कर रेस्ट में है, तो ये चाहेगा कि मैं रेस्ट में ही रहूं, मैं मूव ना करूं। या फिर अगर कोई कंटिन्यूसली एक कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ मूव कर रही है ऑब्जेक्ट, तो वो चाहेगी कि वो उसी वेलोसिटी के साथ मूव करती रहे, उसकी वेलोसिटी चेंज ना हो। तो ये जो इंटरनल प्रॉपर्टी होती है ऑब्जेक्ट की विच रेजिस्ट द चेंज ऑफ मोशन इज नोन एज इनर्शिया। इनर्शिया इज द इंटरनल प्रॉपर्टी ऑफ एनी ऑब्जेक्ट विच रेजिस्ट द चेंज इन पोजिशन ऑफ ऑब्जेक्ट, ठीक है। क्या बोलते हैं इसको, हम इनर्शिया बोलते हैं। यानी हर ऑब्जेक्ट के पास इनर्शिया होती है अपनी, जो क्या कर रही है, उसकी स्टेट को रोक रही है वहीं पे, ठीक है। इस इनर्शिया की ही वजह से हमें अलग अलग फोर्स अप्लाई करना पड़ता है। जितनी ज्यादा ऑब्जेक्ट की इनर्शिया होगी, उसकी स्टेट चेंज करने के लिए उतना ही फोर्स अप्लाई करना होगा ना। देखो ये मार्कर है और ये डस्टर है, आपको दिखाई दे रहा है ये डस्टर और ये मार्कर, तो हमें पता है इसकी स्टेट को चेंज करने के लिए हमें ज्यादा फोर्स लगाना होगा, यानी इसकी इनर्शिया ज्यादा है। और इसको स्टेट चेंज करने के लिए, पोजीशन चेंज करने के लिए हमें कम फोर्स अप्लाई करना होगा, तो यानी इसकी इनर्शिया कम है।
अब हम इस इनर्शिया को डिफाइन कैसे करें, कैसे ढूंढे ऑब्जेक्ट की इनर्शिया को, तो उसे ढूंढने के लिए हमारे पास होता है मास ऑफ ऑब्जेक्ट, यानी कि किसी भी ऑब्जेक्ट की इनर्शिया उसके मास पर डिपेंड करती है। इनर्शिया डिपेंड एट द मास ऑफ एनी ऑब्जेक्ट। सो ऑब्जेक्ट का मास क्या कर रहा है, रेजिस्ट कर रहा है उस ऑब्जेक्ट के स्टेट को चेंज करने के लिए। जितना ज्यादा भारी होगा उतना ही ज्यादा आलसी होगा वो, उतना ही वो सोचेगा, वो लेजी रहेगा, वो सोचेगा अरे यार ऐसे ही है, ऐसे ही पड़े रहे, क्यों चेंज हो। ठीक है, तो जितना ज्यादा भारी होगा, हैवी, ठीक है, हायर द मास ऑफ एनी ऑब्जेक्ट, हायर इट्स इनर्शिया एंड हायर द फोर्सेस रिक्वायर्ड टू चेंज इट्स स्टेट। जितना ज्यादा मास है उतनी ही ज्यादा आपको उसकी स्टेट चेंज करने के लिए एक्सटर्नल फोर्स की जरूरत पड़ने वाली है। ठीक है, तो क्या होती है इनर्शिया? इनर्शिया इज द इंटरनल प्रॉपर्टी ऑफ एनी ऑब्जेक्ट विच रेजिस्ट द चेंज इन इट्स पोजिशन। ओके, क्लियर है? यहाँ तक आपको समझ आ गया अच्छे से? ठीक है, इनर्शिया हमारी 3 टाइप्स से हो सकती है। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ इनर्शिया। कौन कौन से? इनर्शिया इन रेस्ट, इनर्शिया इन मोशन एंड इनर्शिया इन डायरेक्शन। नंबर 1 इज इनर्शिया इन रेस्ट। इनर्शिया इन रेस्ट क्या होती है? कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट में ही है, ठीक है, और वो चाहेगी कि वो रेस्ट में ही रहे, अपनी रेस्ट स्टेट को चेंज ना करे, तो उसे क्या बोलेंगे? इनर्शिया इन रेस्ट। The internal property, the inertia of any object which resists the change in rest position is known as inertia in rest. इसका एग्जाम्पल सुनना चाहेंगे आप? बहुत अच्छा है, इसका एग्जाम्पल मैं आपको बताती हूँ। देखो, आप किसी बस से कहीं जा रहे हैं, ठीक है, आप जाके बस में बैठ गए, अभी आपकी बस चली नहीं है, वो रेस्ट में है, यानी उसकी वेलोसिटी 0 है। ठीक है, आप बैठे हुए हैं रिलैक्स होके आराम से, थोड़ी देर बाद ड्राइवर आता है और आपको पता नहीं है बस चलने वाली है, और बस को स्टार्ट करके वो चल देता है। तो जैसे ही वो चलता है क्या होता है? आपको पीछे की तरफ एक धक्का लगता है। क्यों? एक बैकवर्ड पुश आता है ना, क्यों? इसका रीजन क्या होता है? इसका रीजन हमारा इनर्शिया इन रेस्ट ही है। क्यों है? चलो आइए डिफाइन करते हैं इस चीज को। देखो क्या हो रहा है, आपको पता है हमारी बॉडी के अंदर मास होता है, सिंपल बात है, ह्यूमन बॉडी में मास होता है, तो यानी ह्यूमन बॉडी के अंदर इंटरनल प्रॉपर्टी है किसी भी पोजीशन चेंज को रेजिस्ट करने की। तो होता क्या है, ये एक बस है, ठीक है, आप इसके अंदर यहाँ पे बैठे हुए हैं इस सीट पे, ठीक है, अब ये खड़ी हुई है, इसकी वेलोसिटी कितनी है? 0। यहाँ पे आपकी भी वेलोसिटी 0 है। अब ड्राइवर जैसे ही आता है वो बस को स्टार्ट करता है, तो इसकी वेलोसिटी v वेलोसिटी के साथ ये मूव करने लगती है। बट इस कंडीशन में क्या हो रहा है, आपकी जो बॉडी है ना वो मूव करना नहीं चाह रही है, वो चाह रही है कि वो रेस्ट में ही रहे, उसकी स्टेट चेंज ना हो। तो जैसे ही बस आगे की तरफ जाएगी, अब बस ने तो आगे जाना स्टार्ट कर दिया, बट आपकी बॉडी यहीं पे ही रुकी हुई है, तो जैसे ही बस आगे जा रही है आपकी बॉडी को क्या लगेगा? पीछे की तरफ धक्का। ठीक है, इसीलिए आप एक बैकवर्ड पुश फील करते हैं जब आप किसी रेस्ट पोजीशन से इंस्टेंटली चेंज होती है उसकी पोजीशन। यानी अगर आप किसी बस या कार में है, ट्रैवल कर रहे हैं, और अचानक से अगर वो चलेगी तो आपको धक्का लगेगा। क्लियर है? समझ आ गया? इसके बाद आता है इनर्शिया इन मोशन। इनर्शिया इन मोशन क्या होता है? सिमिलरली द इनर्शिया विच रेजिस्ट द चेंज इन मोशन इज नोन एज द इनर्शिया इन मोशन। एग्जाम्पल सिमिलर, इस एग्जाम्पल से समझ सकते हैं आप, जब आप कार में ट्रैवल कर रहे होते हैं और कार चल रही है v वेलोसिटी के साथ, ठीक है, तो क्या होगा अगर अचानक से कार रुक जाए तो आपको क्या होगा? फॉरवर्ड पुश पुल होगा ना, आप आगे की तरफ गिर जाएंगे। इसका रीजन भी क्या है? इनर्शिया इन मोशन। इस ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि कार v वेलोसिटी के साथ मूव कर रही है, लेकिन इसके साथ साथ जो आपकी बॉडी है, आप पीछे सीट पे बैठे हैं, ये भी तो v वेलोसिटी के साथ ही मूव कर रही है। अब जैसे ही कार रुकती है अचानक से ब्रेक लगने पर, तो आपकी बॉडी क्या चाह रही है कि भाई मैं तो आगे ही चलूंगी, मुझे नहीं रुकना। तो आप तो आगे जा रहे हैं और वेलोसिटी v के साथ कार रुक चुकी है, तो क्या होगा? आपको ऐसे आगे की तरफ धक्का लगेगा, आप आगे की तरफ गिर जाएंगे। ठीक है, तो क्या है इसका रीजन? इनर्शिया इन मोशन। इज दैट क्लियर? अब आपको समझ आ गया सीट बेल्ट क्यों होती है? इसीलिए, ताकि जब आपको आगे की तरफ धक्का लगे ना तो आप रुक सके, संभल जाए। नेक्स्ट आता है हमारा इनर्शिया इन डायरेक्शन। क्या इनर्शिया इन डायरेक्शन? जब हमारी ऑब्जेक्ट डायरेक्शन चेंज को अपोज करती है, रेजिस्ट टू चेंज इन डायरेक्शन इज नोन एज इनर्शिया इन डायरेक्शन। इसका एग्जाम्पल क्या है? आप किसी कार में ड्राइव कर रहे हो और आप एक कॉर्नर पर मुड़ते हैं,
तो क्या होता है, जैसे ही आप इस कॉर्नर पे मुड़ेंगे आपकी बॉडी क्या होगी, अपोजिट डायरेक्शन में टिल्ट करेगी। क्यों? क्योंकि कार की वेलोसिटी v है एक सी स्ट्रेट लाइन में। अब जैसे ही मोड़ आता है तो क्या होगा, कॉर्नर पे आपकी कार तो ऐसे चली जाएगी, इसकी वेलोसिटी चेंज हो जाएगी, बट आपकी बॉडी क्या चाहेगी कि अब मैं सीधी ही जाती रहूं। तो जैसे ही कार यहाँ पे चेंज हुई, आपकी बॉडी सीधी जा रही है, तो वो ऐसे अपोजिट डायरेक्शन में टिल्ट हो जाती है। क्लियर? समझ आ गया इनर्शिया क्या है? तो इनर्शिया को चेंज करने के लिए हमें क्या चाहिए, एक्सटर्नल फोर्स। यानी कि अगर हम ऑब्जेक्ट पर एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई नहीं करेंगे तो उसकी स्टेट चेंज ही नहीं हो पाएगी। सिंपल बात है ना, बिना एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई किए उसकी स्टेट कैसे चेंज हो जाएगी? क्योंकि इनर्शिया मास, जितना ज्यादा मास होगा वो हम पढ़ चुके हैं, उतना ही ज्यादा उस पर हमें फोर्स अप्लाई करना पड़ेगा। तो यहाँ से एक लॉजिक निकल के आता है जिसे हम प्रिंसिपल ऑफ इनर्शिया बोलते हैं, कि हमें ऑब्जेक्ट की स्टेट को चेंज करने के लिए उस पर एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई करना होगा। जितना ज़्यादा उसका मास होगा उतना ही ज़्यादा एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई करना होगा। बिना एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई किए हम ऑब्जेक्ट की पोजीशन को चेंज नहीं कर सकते हैं। दिस इज ऑल्सो नोन एज द फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन और न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। सो व्हाट इज न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन? विदाउट अप्लाइंग एनी फोर्स ऑब्जेक्ट कैन नॉट चेंज इट्स स्टेट और इट्स पोजीशन। बिना एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई किए हम किसी ऑब्जेक्ट की स्टेट को चेंज नहीं कर सकते हैं। अगर अप्लाइड फोर्स 0 है तो उसकी स्टेट क्या रहेगी, कांस्टेंट जो है वही रहेगी। दिस इज ऑल्सो नोन एज द प्रिंसिपल ऑफ इनर्शिया एज वेल एज न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। आई होप यू अंडरस्टैंड वेरी वेल। डायनेमिक्स क्या होती है, फोर्स क्या होता है, एक्सटर्नल एफर्ट जो हम अप्लाई करते हैं किसी ऑब्जेक्ट की स्टेट को चेंज करने के लिए। जितनी ज़्यादा ऑब्जेक्ट की इनर्शिया होगी हमें उस पर उतना ज़्यादा एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई करना पड़ेगा। और अगर ऑब्जेक्ट पर हम एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई नहीं करेंगे तो उसकी स्टेट चेंज नहीं हो सकती है, विच इज फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। आई होप यू अंडरस्टैंड वेरी वेल। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो में हम आपके साथ मिलेंगे एक अगले कॉन्सेप्ट, इस चैप्टर के नेक्स्ट कॉन्सेप्ट न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन विद द हेल्प ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।